प्रश्न 1। उपयोगिता की दृष्टि से भारतीय कृषि उपजों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर। उपयोगिता की दृष्टि से भारतीय कृषि उपजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 1। खाद्यान्न। इस श्रेणी के अंतर्गत वे अनाज आते हैं जिनका उपयोग रोटी व भोजन बनाने में किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। 2। व्यापारिक एवं मुद्रादायनी फसलें। इस श्रेणी के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिनका व्यावसायिक महत्व अधिक है। इनका उपयोग विभिन्न उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, रबड़, नारियल, गर्म मसाले एवं काजू आदि। 3। पेय पदार्थ। इन उपजों का उपयोग मुख्य रूप से पेय बनाने में किया जाता है, जैसे चाय, कहवा और तंबाकू। 4। फल। इस श्रेणी के अंतर्गत फल और सब्जियां आती है, जैसे आम, अमरूद, केला, संतरा, तरबूज, आलू एवं शकरकंदी आदि। 5। रेशे वाली फसलें। इस श्रेणी के अंतर्गत वे उपजें आती है जिनसे तंतु या रेशा प्राप्त होता है, जैसे कपास, जूट, पटसन, मेस्टा और पटुआ आदि। प्रश्न 2। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? उत्तर। भारत में सिंचाई की निरंतर व बढ़ती हुई आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। 1। अनिश्चित वर्षा। भारत की वर्षा बहुत अनिश्चित है। कभी मानसून के शीघ्र आने पर वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है, तो किसी वर्ष इसके देर से आने पर देर से शुरू होती है। वर्षा में कभी कभी कुछ सप्ताहों तक वर्षा नहीं होती और कभी कभी निरंतर मूसलाधार वर्षा होती रहती है। 2। वर्षा का असमान वितरण। भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए मासिनराम, चेरापूंजी के निकट स्थित एक गांव में 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम राजस्थान में केवल 15 सेंटीमीटर। कम वर्षा वाले भागों में बिना सिंचाई के फसलें उगाना संभव नहीं है। 3। वर्षा की निश्चित अवधि। भारत की 80% वर्षा जून से सितंबर तक होती है, शेष 8 महीने लगभग शुष्क रहते हैं। इस समय वर्षा की कमी की पूर्ति के लिए सिंचाई आवश्यक हो जाता है। 4। विशेष फसलों को अधिक जल की आवश्यकता। भारत में कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती है जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए धान, चावल, जूट, गन्ना, चाय आदि फसलों को सिंचाई द्वारा नियमित रूप से जल की पूर्ति की जाती है। 5। सघन खेती। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए अधिक उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। यह लक्ष्य सिंचाई द्वारा ही पूरा हो सकता है। निरंतर अधिक क्षेत्रों में नियमित सिंचाई सुविधा आवश्यक है। 6। मिट्टी की प्रकृति। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कुछ मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और कुछ में कम। बलुई मिट्टी में फसलें उगाने के लिए बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। 7। चारे वाली व विशेष फसलें। भारत में पशुधन अधिक है। पशुओं के चारे के लिए चारे वाली फसलें उगाई जाती है। चारे वाली फसलों, फल, सब्जी एवं उन्नत किस्म की फसलों आदि को अधिक जल की आवश्यकता होती है। 8। अनावृष्टि एवं सूखा। भारत में समय समय पर सूखा पड़ता रहता है। फसलों को इस प्रकोप से बचाने के लिए सिंचाई आवश्यक हो जाती है। 9। आय में वृद्धि करने के लिए सिंचाई द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे कृषक एवं सरकार की आय में वृद्धि होती है। प्रश्न 3। जलसंभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? उत्तर। जलसंभर प्रबंधन। जलसंभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है। इसमें एक या अनेक गांव, कृषि योग्य और कृषि अयोग्य भूमि और विभिन्न वर्गों की जोतें और किसान शामिल हो सकते हैं।
जल संभर विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान कृषि, वानिकी और वनवर्धन का समग्र रूप में विकास किया जा सकता है। जल संभरता विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, परितंत्रीय ह्रास को रोका जा सकता है और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा बहुत से जल संभर विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाया गए कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य का बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में नीरूमीरू जल और आप तथा राजस्थान के अलवर जिले में अरवारी पानी संसद जल संभर के दो मुख्य कार्यक्रम हैं। इनके अंतर्गत लोगों के उद्धार के लिए जल संभर के कई कदम उठाए गए हैं। लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्त्रवण तालाब ताल जोहड़ की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। प्रश्न 4, खनिज संसाधन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, खनिज संसाधनों के प्रकार पृथ्वी के धरातल पर तथा भूगर्भ के अंदर अनेकों प्रकार के खनिज विद्यमान हैं, किंतु इन्हें इनकी उपलब्धता तथा गुणों के आधार पर कई वर्गों में रखा जा सकता है। खनिज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1, धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु होता है। लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, निकिल आदि धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। धात्विक खनिजों को पुनः निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जाता है। लौह युक्त खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश पाया जाता है वे लौहयुक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकिल आदि लौह युक्त धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। अलौहयुक्त खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लौहांश नहीं पाया जाता उन्हें अलौह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम आदि अलौह युक्त खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। 2, अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु नहीं होता। चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि अधात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः कार्बनिक तथा अकार्बनिक खनिज कहते हैं। 1, कार्बनिक खनिजों में जीवाश्म होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। 2, अकार्बनिक खनिजों में जीवाश्म नहीं होते। अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट इसके मुख्य उदाहरण हैं। 3, आणविक खनिज, एटॉमिक मिनरल्स, इसके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकन, सुरमा और ग्रेफाइट सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न 5, ऊर्जा के कोई 2 अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा पृथ्वी के लिए सूर्य ही प्राथमिक रूप से सभी प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ही सर्वाधिक सजीव, सशक्त एवं प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होने वाली शक्तियों का केंद्र है। भारतवर्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला विशाल देश है, जहां प्रचुर सौर प्रकाश प्रतिदिन लंबे समय तक मिलता रहता है। यहां पर अपरिमित संभावनाएं हैं, जिसके अंतर्गत बहुत कम लागत में सौर ऊर्जा को विद्युत शक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक सेलों में निर्धारित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन 2 प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वे हैं फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। यह सामान्यत हीटरों फसल शुष्को
कुकर्स आदि जैसे उपकरण में अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की अधिक संभावनाएं हैं।